तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पिछली क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना झा सर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे कंस्टेंट इक्वेशन, और कंस्टेंट इक्वेशन के सारे फंडे हमने सिखाने की कोशिश किया था मेरे बच्चे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बताना है उन बच्चों के लिए जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को आए हैं तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक वीडियो मैंने अटैच किया है जो स्ट्रेटजी वीडियो के नाम से है। तो चलिए पहले आप स्ट्रेटजी वीडियो को जरूर देख लीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी पूरे ईयर, हम किस तरीके से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 11th का ही सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, और 11th के ही सिलेबस जब पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे 10th से 11th के में आए हैं ये उसी के लिए तो वीडियो है। तो स्पेशली मैंने जो वीडियो डिजाइन किया है यंग जीनियस सीरीज के लिए, जो कि ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए है, जो कि +2 वाले बच्चों के लिए है, और साथ साथ ये वीडियो +1 वाले बच्चों के लिए भी है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसे कि आपको पता होगा बच्चों, न्यूटन के 3 लॉ थे, बचपन में आपने पढ़ा था। न्यूटन साहब के 3 लॉ थे। पहला लॉ क्या था? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि इसके ऊपर में कोई एक्सटर्नल एजेंट काम ना करे। एंड दिस लॉ गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। बचपन में आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ को भी स्टडी किया था। क्या होता था? फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और इस प्रकार से डिफाइन किया था F इक्वल टू ma, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से हमने फोर्स को डिफाइन किया हुआ था। और थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा था बचपन में कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के साथ अपोजिट रिएक्शंस होने वाले हैं। ये सारी बातें आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। अब हमारा यहां से +1 के लेक्चर शुरू हो रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में स्टडी करो। मान लो एक लड़का है मेरे बच्चे, एक लड़का है जिसका मास m है। कितना मास है? m है। मैंने इसको ग्राउंड पर खड़ा कर दिया। गौर से देखना, बहुत गौर से देखना। ये लड़के का पैर है और ये जमीन है। ओहो हो, ये लड़के का पैर है और ये जमीन है। इन दोनों के बीच में इंटरफेस है। कैसा इंटरफेस है? गौर से देखना। ये लड़के का पैर है और ये जमीन है। इन दोनों के बीच में देखो एक इंटरफेस दिख रहा है आपको? यस। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इन दोनों के जो बीच की इंटरफेस है इसका नाम होता है कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है, जरा गौर से समझना। ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है? हर कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है? बॉडी के ऊपर की तरफ नॉर्मली एक फोर्स लगाता है बच्चों, और उसी फोर्स को नाम देते हैं हम लोग नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करता है? बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और उसी फोर्स को कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आ गया समझ में बातें? फिर जरा समझो, आपको पता है आपका पूरा बॉडी का मास किसी न किसी पॉइंट पे लाई करता है। तो वैसे तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अभी फिलहाल इसको नाम दे दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे दोनों में अंतर होता है जो आगे आपको समझाऊंगा। तो जनरली हमारा पूरा बॉडी का मास एक पॉइंट पे लाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ फिलहाल ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली बॉडी के मिडिल में लाई करता है। तो बताओ इस लड़के का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है? तो कहोगे सर पेट के पास में लाई करेगा। तो ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अच्छा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम क्या होता है जरा समझो। इसका काम होता है इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देता है। अगर इस बॉडी का मास m है तो बताओ वेट कितना होगा। मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है वेट। फिर से सुनो, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वेट। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देता है। अब जरा देखो ध्यान से, आपको तो पता है वेट भी तो एक फोर्स होता है। अब गौर से देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस लड़के के ऊपर में कितना फोर्स लगा है, तो जवाब दोगे सर 2 फोर्स लगा है, एक फोर्स है N तो दूसरा फोर्स है mg। अच्छा, दोबारा मैं फिर से पूछ लिया कि बच्चों ये बात बताओ कि इसको लगाने वाला कौन था, तो कहोगे सर इसको लगाने वाला कॉन्टैक्ट सरफेस था। इसको लगाने वाला कौन था, तो कहोगे सर इसको लगाने वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। लेकिन मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या है, इस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो आपका जवाब कुछ इस प्रकार रहेगा। तो आपका जवाब होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। इस पर लगने वाले नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, एंड दिस इज द नेट फोर्स। जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है मेरे बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों बताओ यहां पर नेट फोर्स कितना है, N माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स। और इस नेट फोर्स को किसके बराबर लिखेंगे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ क्या इस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन है, तो कहोगे सर नहीं, ये तो एस पे है। तो इसके पास जब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, हमें कैसे पता, ये तो ना ऊपर जा रहा है ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, इसके पास तो किसी टाइप का एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं ऐसे लिखूंगा N माइनस mg इज द नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू 0। और इस प्रकार मेरे बच्चे हमने कह दिया कि N इक्वल टू m इंटू जी। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों मास इनटू ग्रेविटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में तो आइडिया लग गया। अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। मेरे बच्चे आज आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूं, एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं कि फिजिक्स के क्वेश्चन को सोचना कहां से स्टार्ट करें। कई बार हमारे सामने बच्चे यही तो बोलते हैं कि सर सब कुछ समझ में आ जाता है, यही समझ में नहीं आता है कि मैं क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करूं। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जहां सर एक ऐसा टेक्निक आपको आज बताने जा रहा है जिसके सहारे हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट कर देंगे। हमें समझ में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करूं। तो चलिए कुछ बिना कुछ बातें किए टॉपिक आगे बढ़ाया जाए। आपके सामने स्क्रीन पर मेरे बच्चे, आपके सामने स्क्रीन पर हमने कुछ ऐसा बात किया कि मान लीजिए एक बॉडी m1 मास का है और इसके ऊपर में एक और बॉडी को प्लेस कर दिया था। ये m1 मास का है और ये m2 मास का है। अब गौर से देखना, बहुत गौर से देखना मेरे बच्चे, यहां पर कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं। तो कहोगे सर यहां पर तो 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है या नहीं, जरा बताओ बच्चों। तो यहां पर 2 तरीके के कॉन्टैक्ट सरफेस हैं। तो जब 2 कॉन्टैक्ट सरफेस है तो कितने टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स काम करेंगे, 2 टाइप का। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी वजह से N1 लगेगा और इसकी वजह से N2 लगेगा। हमें यही तो पता करना होता है कि इस N1 का वैल्यू क्या है और इस N2 का वैल्यू क्या है। इससे पहले कि मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक बहुत जरूरी बात आपसे समझाना है, आपको बताना है। आपको पता है कोई भी सरफेस जितना फोर्स ऊपर लगाता है उतना ही फोर्स मेरे बच्चे नीचे भी लगाता है। अगर ये ऊपर N लगाएगा तो नीचे भी N लगाएगा, ऊपर N1 लगाएगा तो नीचे भी N1 लगाएगा। तो मुझे बताओ इस सरफेस ने अगर ऊपर N1 लगाया होगा
तो नीचे भी N1 लगाया होगा। इस सरफेस ने ऊपर N2 लगाया होगा तो नीचे भी N2 लगाया होगा। हमें यही तो पता करना है कि N1 और N2 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान पूर्वक देखना, हमें कोई भी क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करना है। हमें कोई भी क्वेश्चन का शुरुआत करना है स्टेप नंबर 1। हमें कोई भी क्वेश्चन का शुरुआत करना है स्टेप नंबर 1, डिसाइड द सिस्टम। डिसाइड द सिस्टम। अब आप मुझसे पूछोगे मेरे बच्चे कि सर ये सिस्टम क्या होता है, तो ध्यान पूर्वक सुनिए, ये सिस्टम क्या होता है। वी आर द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर जितने तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे वही तो सिस्टम कहलाते हैं। अब एक ऑब्जर्वर को मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, अगर एक ऑब्जर्वर को मैंने यहां पर खड़ा कर दिया तो बताओ इसके लिए कितने सिस्टम है। तो कहेगा M1 के बारे में अलग से स्टडी करेगा और M2 के बारे में अलग से स्टडी करेगा। क्योंकि ये अर्थ पे ही खड़ा है तो ये अर्थ को सिस्टम नहीं मानेगा। तो बताओ इसके लिए कितने सिस्टम हो गए। तो मेरे बच्चे इसके लिए 2 सिस्टम हो गए। पहला सिस्टम का नाम M1 और दूसरे सिस्टम का नाम M2। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने इसके पास कितने सिस्टम है। तो कहोगे सर इसके पास 2 सिस्टम हो जाएंगे। पहला सिस्टम का नाम M1 और दूसरे सिस्टम का नाम M2। अब मेरे बच्चे अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, फिजिक्स का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ FBD। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये FBD क्या होता है, ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, एक ऐसा डायग्राम जिसमें इस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे हैं, जिस डायग्राम से दिखाऊंगा उसी डायग्राम को नाम देता हूं फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे देखो यहां पर एक ऐसा डायग्राम जिसमें इस लड़के के ऊपर में जितने फोर्स लग रहे थे, जिस डायग्राम से दिखा रहा था उस डायग्राम को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यही फ्री बॉडी डायग्राम को कहते हैं FBD। तो सबसे पहले मुझे दोनों बॉडी का FBD बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा M1 के बारे में और उसके बाद मैं स्टडी करूंगा M2 के बारे में। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि M1 के लिए कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो तुम जवाब दोगे सर M1 के लिए तो सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट सरफेस है। M1 के लिए सिर्फ एक कॉन्टैक्ट सरफेस है। लेकिन ध्यान से देखो कि M2 के लिए कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो कहोगे सर M2 के लिए दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। एक तो यही सरफेस ये भी है, और एक सरफेस और देख पा रहा हूं मैं, एक सरफेस मेरे बच्चे, एक सरफेस ये वाला सरफेस है। गौर से देखो, M1 के लिए एक कॉन्टैक्ट सरफेस है और M2 के लिए दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने मुझे बताओ कि हर कॉन्टैक्ट सरफेस करता क्या है। बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इसको कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या होगा, N1। तो मैं पहले बता चुका हूं कि इस सरफेस ने, बताओ इस सरफेस ने ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगाया, N1। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, जो सरफेस ये है क्या एग्जैक्टली वही सरफेस ये भी है। ध्यान से देखो, जो सरफेस ये है वही सरफेस ये भी है, बिल्कुल। अगर ये सरफेस ऊपर फोर्स लगाता है तो थर्ड लॉ की वजह से इसी सरफेस को नीचे भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब यही सरफेस नीचे भी एक फोर्स लगाता है जिसका नाम होगा N1, इसका भी नाम होगा N1। तब ध्यान से देखो, इस सरफेस ने ऊपर N1 लगाया तो नीचे भी N1 लगाया, बात खत्म। मनी मन टिक लगा दो ताकि समझ में आ जाए कि इसका जो कुछ होना था हो गया। फिर बात करिए इस सरफेस की क्या औकात है। तो कहोगे सर ये सरफेस ऊपर की तरफ लगाएगा N2, ये सरफेस ऊपर की तरफ लगाएगा N2। तो देखो ये ऊपर की तरफ लगा दिया N2,
तब आप कहोगे कि सर अगर ये सरफेस ऊपर N2 लगाया है तो नीचे भी तो N2 लगाएगा, आपने इसको तो दिखाया ही नहीं। जी हाँ भाई साहब, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ को सिस्टम ही नहीं माना है। अगर मैं अर्थ को सिस्टम माना होता तो जरूर कहता कि अर्थ के लिए N2 नीचे लग रहा है। हमने अर्थ को सिस्टम माना ही नहीं है, इसलिए इस N2 को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। मेरे बच्चे फिर से देखो, अब इसका भी जो होना था हो गया। अब एक बात और बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऐसा सरफेस, और मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इसका पूरा बॉडी का मास इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, और इसको क्या नाम से जाना गया था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसके नाम से जाना था बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका काम क्या है? इस बॉडी का पूरा वेट, इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देगा। तो अगर इसका मास m1 है तो बोलो मेरे बच्चे वेट कितना होगा? m1 जी। क्या सिखाया मैंने? मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है वेट। ऐसे ही इसका मास अगर m2 है तो वेट कितना होगा मेरे बच्चे? m2 जी। और तो आप जानते हो वेट भी तो फोर्स है। यस, वेट भी तो फोर्स है। अब एक बार फिर से बताना मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, फिर से बताना। इसी डायग्राम को क्या हम कहेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई भी क्वेश्चन करना था तो सबसे पहले हमने सिस्टम को डिसाइड किया, उसके बाद मेरे बच्चे हमने FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और अब लास्ट स्टेप की बारी आ रही है। अब हमें समझना होगा नन्हे मुन्ने। स्टेप नंबर 3, राइट द इक्वेशन एंड सोल्व देम। Write the equation and solve them to find unknown quantities। मैं दोनों का इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि झा सर ये इक्वेशन क्या होता है? अरे मेरे बच्चे पूछो ना, इक्वेशन क्या होता है पूछो। तो भाई जरा समझो, अभी समझाया था ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को तो फोर्स इक्वेशन कहते हैं। और क्या, यही तो फोर्स इक्वेशन है मेरे बच्चे। तो जरा बताओ यहां पर ध्यान से, इस बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा कि जहां सर एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो इसका जब हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़े स्पेस की वजह से यहां लिख रहा हूं। अगर मैं यहां बात करूं कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा, तो जवाब दोगे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। इस पर लगने वाले नेट फोर्स होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स, और दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास, दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जल्दी से बता दो इस बॉडी के पास कितना एक्सेलरेशन था? तो कहोगे सर 0, बिकॉज बॉडी तो मूव कर ही नहीं रहा है। तो मैं कह सकता हूं N1 इक्वल टू M1G, N1 इक्वल टू M1G, बिकॉज दिस टर्म इज 0 और ये टर्म इस तरफ जाएगा तो M1G हो जाएगा। तो देख लिए कैसे हमने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाला। लेकिन जब हम इसका इक्वेशन देखेंगे तो मैं थोड़ा सा हैरान परेशान इसीलिए हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है मेरे बच्चे, और यहां पर नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है। इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा? तो कहोगे सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जल्दी जल्दी बता दो कितना एक्सेलरेशन था? फिर से 0,
नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं क्या लिख सकता हूं, N2 इक्वल टू N1 प्लस M2G। क्या यहां पर N1 का वैल्यू पुट कर सकता हूं बच्चों? जैसे N1 का वैल्यू पुट करोगे M1G प्लस M2G, तो बताओ इसका फाइनल आंसर कितना हो गया मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने? इसका आंसर आएगा M1 प्लस M2 इंटू G। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD, उसके बाद इक्वेशन, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD, लास्ट में इक्वेशन, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने में स्क्रीन पर एक छोटा सा क्वेश्चन और उठा लिया। यहां पर आप देखो, यहां पर 3 बॉडी ले लिया मैंने। ये रहा M1, ये रहा M2 और ये रहा M3। मेरे बच्चे सिर्फ इतना बता दो, यहां पर कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं? 1 2 3। तो कितने टाइप के नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे मेरे बच्चे? 3। तो मैं कह सकता हूं किसकी वजह से N1, इसकी वजह से N2, इसकी वजह से N3। हमें पता करना होगा N1, N2 और N3 का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। बताओ हमारे पास सिस्टम कितने हैं? तो कहोगे जहां सर 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम का नाम M1, दूसरे का नाम M2, तीसरे का नाम M3। ओहो हो, मेरे बच्चे को समझ में आ गया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो जल्दी जल्दी बताओ, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, तुमने सिस्टम बना लिया। बोलो मेरे बच्चे अब किसकी बारी आए? तो कहोगे फिजिक्स की अंतरात्मा की बारी है। फिजिक्स की जो अंतरात्मा है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बोलो सेकंड स्टेप क्या करना है? FBD बनाना है। तो चलिए इसका FBD बनाना स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी मुझे साथ रिपीट करो। इसके लिए कितने सरफेस? 1। इसके लिए कितने सरफेस मेरे बच्चे? 2। इसके लिए मेरे बच्चे कितने सरफेस? सिर्फ 2। तो मेरे बच्चे ये बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, ज्यादा मत बोलो, जल्दी जल्दी बता दो। इस सरफेस की क्या औकात है? ये ऊपर की तरफ लगाएगा N1। तो कहोगे सर जो सरफेस ये है वही सरफेस तो ये भी है। अगर ये ऊपर N1 लगाता है तो यही सरफेस नीचे भी N1 लगाएगा। बिल्कुल सही बात। मन ही मन टिक लगा दो कि जो होना था हो गया। अब बताओ इस सरफेस की क्या औकात है? तो कहोगे सर ये सरफेस ऊपर लगाएगा N2। तो कहोगे सर जो सरफेस ये है वही सरफेस तो ये भी है। अगर ये सरफेस ऊपर N2 लगाता है तो यही सरफेस नीचे भी N2 लगाएगा। बिल्कुल भाई साहब, मन ही मन टिक लगा दो कि इसको भी जो होना था हो गया। अब मेरे बच्चे बताओ इस सरफेस की क्या औकात है? देख के बताओ क्या औकात है? N3। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर की तरफ लग जाएगा N3। तो तुम कहोगे सर आपने इस सरफेस के लिए ऊपर तो दिखा दिया, नीचे नहीं दिखाया। क्यों दिखाऊंगा? हमने अर्थ को सिस्टम तो माना ही नहीं था, इसलिए N3 को नहीं दिखाऊंगा। बोलो मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करेंगे जैसे कि आपको पहले से बता चुका हूं, ये क्या है आपका? सर जी ये तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बोलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम क्या होता है? इस बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगाता है। अगर इसका मास M1 तो वेट कितना होगा? M1G। अगर इसका मास M2 तो वेट कितना होगा? M2G। अगर इसका मास M3 तो वेट कितना होगा? M3G। मेरे बच्चे इसी डायग्राम को हमने नाम दिया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या नाम दिया? फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम,
उसके बाद FBD और लास्ट में इक्वेशन। तो चलिए तीनों के इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करें और मस्ती में समझने की कोशिश करें। जरा बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा। आपको तो पता है इक्वेशन कैसे लिखते हो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे बच्चे बस इतना सा बात बता दो, इस बॉडी पर क्या देख रहा हूं, एक फोर्स ऊपर लग रहा है और फिर से देख रहा हूं एक फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है मेरे बच्चे, 0। तो मैं कह सकता हूं N1 इक्वल टू M1G। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया। लेकिन जब बच्चे इसकी बात करूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है, लेकिन नीचे की तरफ दो फोर्स मिलके लग रहा है मेरे बच्चे। तो जल्दी जल्दी बता दो इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा। तो आपका जवाब होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है, 0। तो मैं कह सकता हूं N2 इक्वल टू कितना हो गया, N1 प्लस M2G। क्या मेरे बच्चे यहां से N1 का वैल्यू फिर से उठा के पुट करूं मेरे बच्चे, तो जल्दी जल्दी बता दो आंसर कितना आ गया, M1G प्लस M2G, और आपका वैल्यू आ गया M1 प्लस M2 इंटू G। मेरे बच्चे फिर से बताना है आपको कि इसकी बात करें बच्चों तो हम क्या बात करेंगे। इसके लिए भी वही कहानी है, एक फोर्स ऊपर लगा और दो फोर्स मिलके नीचे लगा। तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाले का सम, या नीचे वाले का सम माइनस ऊपर वाला फोर्स। And this is the net force, and this net force equal to this net force equal to फिर से mass into acceleration। कितना एक्सेलरेशन था, 0। कितना था, 0। तो मैं कह सकता हूं N3 इक्वल टू N2 प्लस M3G। तो बच्चों बताओ क्या इस N2 का वैल्यू पुट कर दूं यहां पर। जैसे ही पुट करूंगा मैं तो वैल्यू आ जाएगा फाइनली M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G। और यही तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो, यही तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद FBD, लास्ट में इक्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्व। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि वीडियो आपके जितने भी बच्चे के पास पहुंचेंगे सारे बच्चे को फायदा पहुंचेगा, सारे के सारे बच्चे को फायदा पहुंचना चाहिए। यही हमारा गोल है कि हमारा वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे, हर उस बच्चे तक पहुंचे इस बच्चे का फिजिक्स किसी न किसी वजह से कमजोर हो चुका है और मैं उसके साथ पूरे साल खड़ा रहना चाहता हूं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हुआ। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हुआ, M1, M2, M3, M4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि N1, N2, N3, N4 का वैल्यू क्या होगा। वैसे मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। इसके शॉर्टकट बताता हूं, अगर मुझे N1 पता करने के लिए बोले तो अपने हाथ को ऐसे लगा दो, इसके ऊपर देखो कौन सा मास है, M1, तो लिख दो M1 इंटू G से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे को निकालना था N2, अपने हाथ को यहां लगा दो, कौन कौन से मास आया M1 और M2, तो लिख दो M1 प्लस M2 इंटू G। मैं N3 निकालूंगा तो यहां हाथ लगा दो, कौन कौन से मास आया M1, M2, M3, तो N3 का वैल्यू आ जाएगा बच्चों M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G।
और मुझे N4 निकालना है बच्चों। तो जल्दी जल्दी बता दो कितने मास दिखाई दे रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू जी। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो। आपके मन में चल रहा होगा कि सर जब इतना आसान था तो आपने इतना क्यों समझाया? मेरे बच्चे यही तो फंडामेंटल था, ये आंसर तो बस इसी क्वेश्चन का है, लेकिन वो फंडामेंटल पूरी फिजिक्स में नाचेगा। याद रखना, जब तक मैकेनिक्स होगा, जब तक मैकेनिक्स होगा वो फंडा चेंज नहीं होगा। अब देखना मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स में मैं उसी फंडे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तुमसे, और तुम मस्ती में सॉल्व करोगे। इसलिए मैं आपका बेस इतना अच्छा बनाऊंगा, इतना अच्छा बनाऊंगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, ओपन चैलेंज, एक सप्ताह के अंदर तुम्हारे सपने में फिजिक्स ला के रख दूंगा। बस मेरे साथ चल के देखो, सिर्फ एक सप्ताह चल के देखो, आपके सपने में फिजिक्स आएंगे ही आएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर सही जवाब दिया। कितने बच्चे ने इसका आंसर सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। अब यहां पर देखो, अभी तक हम लोगों ने बच्चों कहीं पर भी एक्सेलरेशन का नाम नहीं लिया। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूं कि इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो हम कैसे डील करेंगे। अब जैसे देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से कि मान लीजिए एक लड़का था, अगर इसका डायग्राम बनाए, ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और नीचे mg। जब तक बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था तो आप क्या बोलते थे कि सर ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, या नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। क्यों बोलता था मैं ऐसे? क्योंकि दोनों के केस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, दोनों के केस में एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, और मैं कह दूंगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इक्वल टू mg। लेकिन मेरे बच्चे प्रॉब्लम तब राइज किया जब बॉडी में एक्सेलरेशन आ गया। मान लो ये बॉडी ऊपर की तरफ चल दिया, मान लो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, अब तो बहुत ही परेशानी है भाई। इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल फंडा बताया, ध्यान से सुनिएगा क्या स्पेशल फंडा है। तो मैंने कहा इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका रूल क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हमें देना होगा पॉजिटिव साइन, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हमें देना होगा नेगेटिव साइन। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब तो समझा दो। समझा रहा हूं भाई साहब, सुनो। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, अरे वहां नहीं, अगर मान लो मैं ऊपर जा रहा हूं तो ध्यान देना, ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो मैं ऊपर जाऊंगा। मैंने इसी को रूल बना दिया कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव दो और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव दो। अब इसका क्या मतलब होता है, मतलब समझाता हूं कि मान लो मैं ऊपर जा रहा हूं बच्चों, मान लो मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो मैं ऊपर जा रहा था। मैंने इसी को बना दिया एक रूल, और मैंने कह दिया कि अगर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा उसको पॉजिटिव साइन दे दो, और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट में जो फोर्स आएगा उसको नेगेटिव साइन दे दो। तो मान लो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएगा उसको दे दो प्लस, और उसके अपोजिट में जो आएगा उसको दे दो माइनस। तो जल्दी जल्दी बता दो इसका इक्वेशन क्या बनेगा। n माइनस mg इज द नेट फोर्स, और दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो मेरे बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? लेकिन जैसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, फिर से देखोगे। अब की बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, अब की बार ये प्लस और ये माइनस। तो मैं कह सकता हूं इस केस में mg प्लस और n माइनस, तो लिख दिया mg माइनस n इक्वल टू ma। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूं कि इसको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो इसको समझाने के लिए कुछ स्पेशल केसेस ले रहा हूं, इसका नाम होगा केसेस ऑफ लिफ्ट। मैं केसेस ऑफ लिफ्ट समझाने जा रहा हूं मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे। मान लीजिए मेरे बच्चे एक सामने एक लिफ्ट लगा दिया,
ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है, इसमें एक लड़के को खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मास m है। एक और लिफ्ट है और इस लिफ्ट में भी एक आदमी को हमने खड़ा कर दिया, इसका भी मास m है। ध्यान देना, दो अलग अलग केस को मैं इकट्ठा डिजाइन कर रहा हूं। मैंने कहा कि मान लीजिए कि ये लिफ्ट, पहला केस, केस नंबर 1, एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन अप हो रहा है, मतलब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। और इस केस में मेरे बच्चे ये लिफ्ट, इस केस में मेरे बच्चे ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन डाउन के केस हो रहे हैं, मतलब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। एक बार फिर से देखो मेरे बच्चे, फिर से देखो, क्या ये नन्ना मुन्ना, क्या ये नन्ना मुन्ना इस लिफ्ट के अंदर है? यस। क्या इसके पैर है? ये क्या ये लिफ्ट का फ्लोर है? क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट बना कि नहीं बना बच्चों? बिल्कुल बना। क्या नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यही तो पूछना था कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी से मेरे बच्चे बस बोल डालो। आज कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? बोलोगे तभी तो मजा आएगा ना। मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हो पहले से। आज बस बोल डालो, पूरे अंदर की जो भी झिझक है वो खत्म कर डालो, ताकि पूरे साल हमसे पढ़ने आपको। तो बोलो मेरे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। तो जल्दी बताओ हमारे पास कितने सिस्टम है? तो कहोगे सर एक ही तो सिस्टम है, यही मास है। अब इस सिस्टम का मैं, अब बोलो सिस्टम के बाद क्या करते थे? एफबीडी बनाएंगे। चलिए इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोलूंगा? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये सरफेस ने लगाया था, और नीचे लगेगा mg, इस बॉडी का वेट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने लगाया था। और जल्दी जल्दी बताओ ये लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लड़का भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे बताओ एक क्या बॉडी में एक्सेलरेशन हो गया? यस। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसको प्लस, अपोजिट वाले को माइनस। यही समझाया। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। लेकिन अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो किसी को प्लस दे दो, किसी को माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा यार? बोलो, आया समझ में बात है? तो जल्दी बताओ इसका क्या होगा इक्वेशंस। तो n माइनस mg is the net force, और this net force equal to mass into acceleration। और मैंने कह दिया कि n इक्वल टू mg प्लस ma, और मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज m इंटू g प्लस a। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे डिजाइन कर रहे हैं यहां पर। लेकिन इस बार देखो बच्चों कि लिफ्ट का केस में इस बार ये आदमी नीचे की तरफ जा रहा है लिफ्ट से। तो फिर से टच हुआ बच्चों, फिर से टच हुआ, फिर से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो बताओ हमारे पास कितने सिस्टम है? सिर्फ एक। मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, और मेरे बच्चे बस बता दो बॉडी किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो मुझे बस बताओ एक्सेलरेशन डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो क्या बनेगा इक्वेशन? mg minus n is the net force and this net force equal to mass into acceleration। और मैं कह दूंगा n इक्वल टू mg माइनस ma। ओहो, इसको इधर कर दिया तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू होगा m इंटू g माइनस a। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। अच्छा, अब एक बात देखो, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं उसको ध्यान से देखो मेरे बच्चे। जब आप लिफ्ट में चढ़ते हो और लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको कुछ कुछ होता रहता है। क्यों होता है कुछ कुछ? लेकिन नीचे आते वक्त बहुत कुछ होने लगता है। क्यों होता है? जरा समझने की कोशिश करिए।
जब आप लिफ्ट से ऊपर जाते हो तो आपका एक्चुअल वेट कितना था mg, और आपको फील कितना हो रहा है mg प्लस ma। मतलब आपका जो अपरेंट वेट है, जो आपको फील हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। मतलब आपका अपरेंट वेट बढ़ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मजा ही मजा आ रहा है, भाई हमारा वेट बढ़ रहा है। लेकिन जैसे लिफ्ट से नीचे आओगे तो थोड़ा डर सा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका एक्चुअल वेट था mg, उसमें से कितना निकल गया ma। तो क्या आप कह सकते हो कि इस केस में हमारा जो अपरेंट वेट होगा वो डिक्रीज करेगा, इस केस में अपरेंट वेट में कमी आएगा। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने, आपको समझ में आया होगा? आया ना बच्चों, आया ना? मजा है ना? फिर सोच के देखो, फिर सोच के देखो आज क्या होगा। फिर सोच के देखो मेरे बच्चे, जरा फिर से सोचो, समझो और जवाब दो। मैंने कहा कि मान लीजिए, अरे बच्चे मान लीजिए कि ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर में मैंने एक नन्हे मुन्ने को रख दिया था, इसका मास m था। कितना अच्छा लिफ्ट ऊपर जा रहा था, पता नहीं किसका नजर लग गया, किसका नजर लग गया यार, ये लिफ्ट ही टूट गया, लिफ्ट की रस्सी टूट गई। भाई लिफ्ट की रस्सी टूट गई, थपक थपक। भाई लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो क्या होगा? ये लिफ्ट नीचे आएगा, लेकिन अब की बार इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अंडर ग्रेविटी में नीचे आएगा। एक बार फिर से बताओ, कोई भी क्वेश्चन करना है मेरे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम, उसके बाद एफबीडी, और उसके बाद इक्वेशन। अब यहां पर तुम देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी में होगा क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, क्योंकि इस वक्त इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, वो अंडर ग्रेविटी में नीचे गिर रहा था। ये प्लस, ये माइनस। तो बताओ मुझे बच्चे, mg माइनस n इक्वल टू ma, और a के बदले में क्या लिखोगे? g, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू आ गया 0। तो इस केस में अपरेंट वेट कितना होगा? 0। अपरेंट वेट कितना होगा? 0। याद रखना मेरे बच्चे, जेईई मेन के 2024 सेशन में, अप्रैल सेशन में भी हमने लिफ्ट वाला क्वेश्चन देखा था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था। पूरे साल पढ़िए, पूरे साल पढ़िए, एक सिंगल क्वेश्चन फिजिक्स में अटकने नहीं देंगे। ओपन चैलेंज। जब जेईई मेन का एग्जाम होगा, जब जेईई मेन का एग्जाम होगा मेरे बच्चे, जब जेईई मेन का एग्जाम होगा जनवरी में, तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नन्हे मुन्ने ने कर डाले, और वो बच्चे ने कर डाले जो 1 महीने से किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रहे थे और परेशान थे फिजिक्स से। और हमने आपके साथ मेहनत किया और हमने आपको पूरे के पूरे स्कोर करवा डाले। जैसे ही नीट का एग्जाम हुआ, हमारे बच्चे ने सारे नीट का पेपर सॉल्व कर डाले। जितने भी फिजिक्स से 11th फिजिक्स के पेपर थे, सारे के सारे पेपर सॉल्व कर डाले। जैसे ही जो एडवांस का पेपर आया, तो हमारे बच्चे ने 11th से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे सॉल्व कर डाले। तो बताओ हमारी जीत होगी कि नहीं होगी? कि भाई झा सर ने जो पढ़ाया है उससे हमारा पूरे 11th के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे जेईई मेन के एग्जाम में, हमारे नीट के एग्जाम में, हमारे जेईई एडवांस के एग्जाम में, सारे हमसे बना कि नहीं बना। तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। जय हिंद।